हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आज यहाँ पर हम आए हैं 21 जैन के शिफ्ट 2 के पेपर को डिस्कस करने की। वो पेपर कैसा आया था और किस तरीके से सारे क्वेश्चन आए थे, किस तरीके से हम उसको अटेम्प्ट करते और किस तरीके से आपको उसको करना था। पेपर मेरे ख्याल से अगर आपने पूरे साल पढ़ाई की है तो बहुत आसान पेपर था। बहुत हमें ऐसा पता था कि भाई ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, है ना। और अगर आपका आने वाले टाइम पर पेपर है तो आप किस तरीके से उसके लिए प्रिपेयर करोगे। मैंने लास्ट वाली जो वीडियो थी जिसमें मैंने शिफ्ट 1 के लिए बताया था, बिल्कुल वैसा ही पेपर था। आपको क्या करना है, जो भी लास्ट ईयर के 2022, 2023, 2024, 2025 इन सब तरीके के पेपर को आपको एक बार करके जाना है। और वही 90% पेपर वही आ रहा है ना। तो सीबीएसई का जो क्वेश्चन बैंक है वहां से सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एनटीए का जो क्वेश्चन बैंक है वहां से वो सारे क्वेश्चन दे रहे हैं, है ना। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से सारे क्वेश्चन आए थे, किस तरीके से अटेम्प्ट करते हैं। मेरे ख्याल से मेरे पास को जितने क्वेश्चन मेरे को मिले उस हिसाब से अगर आप देखो तो आधे घंटे या 35 मिनट में आपके सारे क्वेश्चन बहुत प्यार से आप कर लेते। फिजिक्स इजी नहीं बोलूंगा, पर हाँ मीडियम लेवल पे था। पर ऐसा नहीं था कि बहुत ही हार्ड या जेई एडवांस के कंसेप्ट थे, बिल्कुल बहुत सिंपल से जेई मेंस के कंसेप्ट थे। और जेई मेंस आप आगे जाके इंजीनियर बनना चाहते हैं तो वो आपसे कम से कम इतना तो एक्सपेक्ट करेगा कि आप इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आप ऐसा मानो कि बहुत इजी और ड्यूबल था। अगर आप इस साल अगर आप सीबीएसई दे रहे हो तो जेई से हार्ड क्वेश्चन आपको सीबीएसई के एमसीक्यू में देखने को मिलेंगे, मेरा ऐसा मानना है। तो ये क्वेश्चन अगर आप देखो तो यहाँ पे एक सर्किट है जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस आपको दे रखा है स्मॉल आर, है ना। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, स्मॉल आर। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दे रखा है कैपिटल आर, है ना। अगर आपने पढ़ा है और यहां पे लिखा है कि मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड एट क्रॉस आर, मैक्सिमम पावर का मतलब होता है करंट हमारा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। हमारा जो करंट है वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। अगर आपने इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा है तो E इज इक्वल्स टू सॉरी V इज इक्वल्स टू आई ई माइनस आई आर होता है। यहां से सॉरी ये स्मॉल आर होता है। यहां से जब हम आई की वैल्यू निकालते हैं तो आई मेरा बराबर आ जाता है ई अपॉन में आर प्लस आर। अगर आप आई को मैक्सिमम करना चाहते हो तो ये उसी केस पे पॉसिबल होता है जब आर हमारा स्मॉल आर के बराबर हो जाए। तो ये तो एक तरीके से डायरेक्ट एक थ्योरम है, मैक्सिमम पावर थ्योरम, और वहां से क्वेश्चन आ गया है। तो इसका आंसर हम फर्स्ट को टिक कर देंगे, मतलब देखते ही बता देगा कोई भी कि मैक्सिमम पावर थ्योरम के अकॉर्डिंग फर्स्ट का आंसर क्या है, R इज इक्वल्स टू आर। मतलब सर्किट के अंदर पावर मैक्सिमम हो जाएगी कब, जब इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर आ जाता है। ये एक थ्योरम है, तो यहां से हम इसको डायरेक्ट ही कर देंगे। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी, थोड़ा सा समझने के लिए देखते। लिखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज √2। हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया, व्हाट विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंट दो एमर्जी एंगल इज ग्रेट आउट द सरफेस। मतलब कि ये रे कुछ इस तरीके से जाए और ऐसे बाहर चला जाए, TIR यहां पर हो जाए। अगर मैं यहां पे TIR सॉल्व करना चाहता हूं तो मैं यहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ करूंगा और नॉर्मल के साथ एंगल जो भी है इसको कुछ भी आई डैश कुछ भी बना लेते हैं। हमें ये वाला एंगल बताना है, हमें ये वाला एंगल यहां पर बताना है। अगर आप सबसे पहले हम ये वाला एंगल निकालना चाहें तो हम ये वाला एंगल निकालेंगे तो हमें √2 दे दिया है। मतलब हम यहां से क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला लगाएंगे तो साइन आईसी किसके बराबर होता है, 1/μ के। मतलब 1/√2। साफ पता है कि भाई आईसी की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 45। अगर हमारी आईसी की वैल्यू ये वाली वैल्यू 45 डिग्री आ गई है ना, तो भाई ये भी कितना होगा, 45 होगा, है ना। सिंपल सी बात है, ये 45 होगा तो ये 45 होगा। अगर ये 45 है तो हम साइन आई निकाल सकते हैं। तो हम बोलते हैं कि भाई साइन आई अपॉन में साइन 45 इज इक्वल्स टू म्यू।
म्यू कितना हमारा √2 है ना, और साइन आई इज इक्वल्स टू √2 टाइम साइन 45 हो जाएगा। साइन 45 1/√2 चला जाएगा, √2 से √2 कट जाएगा। साइन 1 कितना होता है 90 डिग्री पे, तो हमारा एंगल आ जाएगा कितना 90 डिग्री। बहुत सिंपल क्वेश्चन था एकदम, आप बहुत प्यार से इसको कर सकते थे, है ना। इसके बाद अब ये वाला क्वेश्चन अगर आप देखो तो इसमें कह रहा है कि ब्लॉक ऑफ मास m इज एट रेस्ट विद द रिस्पेक्ट ऑफ होलो सिलेंडर विच इज रोटेटिंग एंगुलर स्पीड ओमेगा एंड रेडियस r, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताना है। मतलब भाई ये मास यहाँ पर आप इसको कैसे घुमाओ कि ये यहीं पे चिपका रह जाए। इसका मतलब है इसमें दोनों फोर्स बैलेंस हो रही होगी। बाहर की तरफ क्या लग रहा होगा सेंट्रीपिटल, है ना। नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा mg, इस तरफ क्या लग रहा होगा रिएक्शन, ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा फ्रिक्शन, है ना। ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा फ्रिक्शन। अब आप जानते हो कि भाई फ्रिक्शन किसके बराबर होता है म्यू। यहां पे तो जो हमारा फ्रिक्शन होगा वो बराबर होगा म्यू टाइम mg नहीं होगा, यहां पे जो फ्रिक्शन होगा वो म्यू टाइम रिएक्शन होगा। म्यू एन होता है ना, mg नहीं लेंगे। वैसे तो सिंपल अगर हम देखें तो mg ही होना चाहिए था, पर क्योंकि हमें इस सेंट्रीपिटल के फोर्स में निकालना है तो उस तरीके से देखेंगे। एन हमारा, अब एन हमारा जो है वो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है, और सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होता है म्यू। सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होता है एम आर ओमेगा स्क्वायर, है ना। तो मैं यहां डाल दूंगा एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब क्या करा, हमें तो म्यू ही निकालना है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू इधर से रख दूंगा, mg आ जाएगा, ये g से g कट जाएगा, और म्यू किसके बराबर आ जाएगा r ओमेगा स्क्वायर बाई, सॉरी g डिवाइड बाई r ओमेगा स्क्वायर। हमें कहीं g डिवाइड बाई r ओमेगा स्क्वायर दिखा रहा है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजी सिंपल। अगर आपने, बहुत सिंपल है, आपने अगर चैप्टर नंबर 5 11th क्लास का पढ़ा हुआ है न्यूटन थर्ड लॉ, वो न्यूटन वाला, तो बहुत इजीली ये क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, विट्सन ब्रिज की एक एप्लीकेशन है मीटर ब्रिज, देखते ही पता लग रहा है। ये कह रहा है कि बैलेंसिंग रजिस्टर लिखा है गैल्वेनोमीटर शो जीरो डिफ्लेक्शन, यहाँ पे जीरो डिफ्लेक्शन शो कर दिया है। अगर यहाँ पे जीरो डिफ्लेक्शन शो हो चुकी है तो मीटर ब्रिज में क्या होता है कि भाई अगर इसकी जो भी लेंथ L होगी, इसकी लेंथ कितनी होगी 100 माइनस L होगी, है ना। मतलब इसका जो भी रेजिस्टेंस होगा R, इसका R डैश होगा। R रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है रो L अपॉन में A, टोटल लेंथ 1 होती है, तो भाई इसकी कितनी हो जाएगी रो 100 माइनस L अपॉन में A। जब रेशियो उठाएंगे तो ये कट ही जाएगा, तो L L डैश आ जाएगा। तो मैं बोलता हूं कि भाई 30 डिवाइड बाई L इज इक्वल्स टू 20 डिवाइड बाई 100 माइनस L। क्रॉस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3000 माइनस L, सॉरी 30L इज इक्वल्स टू 20L। इसको इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 3000 इज इक्वल्स टू 50L। एक जीरो से एक जीरो काटूंगा, यहाँ पे 60 आ जाएगा। L की वैल्यू कितनी आ गई, ये वाली वैल्यू कितनी आ गई 60। उसने AP ही पूछा है और ये आ गई हमारी 60 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, एंड यहां पे हमारे पास है कि भाई हमें दो इक्वल मास है और दोनों पे चार्ज क्या है Q है, रेडियस दोनों का क्या है R है। एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं और स्पीड जो इंस्टेंट पे है वो कितनी है u है, और डिस्टेंस के साथ ये पास पास आ रहे हैं और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें दे दिया है 4r। हमसे बोला है कि किस मिनिमम वैल्यू होगी कि ये एक दूसरे को क्या कर जाए टच कर जाए, है ना। अब देखो, अगर मैं इसको ऐसा बोलूं कि भाई फोर्स के कंसेप्ट से लेके चलूं तो जैसे जैसे ये पास आते रहेंगे इनके बीच का रिपल्सिव फोर्स बढ़ता रहेगा। फिर उस से उसको इंटीग्रेशन करेगा है कि मैं कुछ इस तरीके का यूज करूं कि जो मेरा फॉर्मूला है या जो मेरा जिस चीज को मैं यूज कर रहा हूं, है ना, वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट करेगा। वो
वो मेरा स्टेट फंक्शन हो और हमारा एनर्जी स्टेट फंक्शन होता है, तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम स्टेट फंक्शन का यूज कर लेते हैं, मतलब जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करे। अब मैं बोल रहा हूं कि भाई ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है 2r, है ना 2r। तो मैं इनिशियल एनर्जी को फाइनल एनर्जी के बराबर कर देता हूं, तो इस इन दो सिस्टम है तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम यू स्क्वायर और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी के क्यू स्क्वायर के Q1 Q2 अपॉन में आर 4r, है ना, इज इक्वल्स टू टच कर जाएगी, एनर्जी खत्म हो जाएगी, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 है और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी के क्यू अपॉन में 2r, है ना। अब यहां से हम u के लिए सॉल्व करेंगे, जब मैं इसको भेजूंगा तो आधे में से 1/4 माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा के क्यू अपॉन में 2r माइनस के क्यू अपॉन में 4r, ये हमारा 2 से 2 कट जाएगा, एम यू स्क्वायर आ जाएगा। अगर आप समझो कि हाफ में से 1/4 गया तो बचता है 1/4, मतलब हमारा ये बच जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन में 4r, है ना। मास को मैं नीचे लेकर आऊंगा, तो जब मैं मास को नीचे लेके आऊंगा तो यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर अपॉन में 4r इंटू एम, और इसको जब मैं इधर भेजूंगा तो रूट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा के क्यू अपॉन में 4 1/4, मतलब नीचे 16 mr QR। ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा 2। ध्यान रखना, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें फोर्स चेंज हो रहा है, वहां के लिए ही हमने पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस या जो पोटेंशियल है उसको बनाया है। स्टेट फंक्शन को हमने इसलिए बनाया है क्योंकि पाथ फंक्शन पाथ पे डिपेंड करता है, उसका अगर पाथ की वैल्यू टाइम के साथ, डिस्टेंस के साथ क्या हो रही हो, चेंज हो रही हो, तो हम उसको ना यूज करके स्टेट फंक्शन को यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट, आरएमएस वेलोसिटी S2 और O2 की हमें सेम दे रखी है, टेम्परेचर O2 का दे रखा है और हमें टेम्परेचर किसका निकालना है, S2 का निकालना है, तो हमें आरएमएस वेलोसिटी का फॉर्मूला करना पड़ेगा। आरएमएस वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है हमारा वो क्या है 3 kBT अपॉन में स्मॉल m अंडर रूट में, ये VRMS का हमारा फॉर्मूला है ना। अब अगर मैं यहां से देखूं और मैं रेशो की बात करूं तो दोनों की वेलोसिटी सेम है, मतलब वेलोसिटी O2 की किसके बराबर है, वेलोसिटी S2 की, दोनों डाई एटॉमिक गैस है ना। अब अगर मैं यहां पे देखूं तो मैं क्या देख रहा हूं कि भाई 3 और kb तो सेम रहेगा, मतलब अंडर रूट टी बाई ऑक्सीजन का मास कितना ले लूंगा मैं 32 इज इक्वल्स टू अंडर रूट टी, हमें हाइड्रोजन का निकालना है, ऑक्सीजन का टेम्परेचर 23 हमें दे रखा है ना, 23 दे रखा है, मीनिंग 23 को अगर हम प्लस कर दे, 23 को प्लस कर दे 273 से, तो ये आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा 296, और यहाँ पे मास कितना आ जाएगा S2 का 2, इसको इधर से काटूंगा ये आ जाएगा 16, तो जो टेम्परेचर आ जाएगा वो आ जाएगा 296 अपॉन में 16, है ना। 296 अपॉन में 16 अगर आप देखो तो 4 से काट पहले 2 से काटते 8 आएगा, 2 से काटेंगे 29 है, 28 बना लेते हैं, 14 148, फिर 2 से काटेंगे तो 4 आएगा, 74, 2 से काटेंगे 2 आएगा, 37 का हाफ मतलब 18.5 केल्विन हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, जब हम अगर हमें दो अलग अलग चीजों को कंपेयर करना है तो सबसे इजी होता है कि जो भी आपको लग रहा है कांस्टेंट उसको हटा दो, उसको काटने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि हमें बहुत जल्दी क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो क्या करना है कि जो भी कांस्टेंट आपको लग रहा है कि भाई वो चेंज नहीं कर रहा है, उसको आप सिंपली क्या कर दो, हटा दो, और फॉर्मूले में बस वही चीज रखो जो कि चेंज हो रही है, क्योंकि जब हम उसको इक्वल करेंगे तो वो कांस्टेंट वाली टर्म अपने आप ही कट जाएगी, और ये अगर हम इसको रेशो में भी करते हैं तो भी बिल्कुल सेम वैसा ही होगा, है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है पर इसको भी बहुत आसानी तरीके से करा जा सकता है। हमसे पूछा गया है कि चार्ज होना कैपेसिटर में स्टेडी स्टेट, हमें इस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज निकालना है। अगर मेरे को इस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज निकालना है तो सबसे पहले मेरे को इस 2 पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए, मेरे को इस 2 पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए और यहां पे करंट चाहिए,
इसके बिना मैं ये बात नहीं कर पाऊंगा, है ना। अगर आप देखो तो ये वाला डायोड रिवर्स में लगा है, मतलब इसकी तो कोई मीनिंग ही नहीं है, इसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। और एक बार जब स्टडी स्टेट आ जाती है, इसका मतलब यहां से भी कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, यहां से भी कोई करंट फ्लो हमारा नहीं करेगा, मतलब हमारा सिंपल सा सर्किट करंट निकालने के लिए हो जाएगा 1 एम्पियर का इधर और 3 ओम का इधर हो जाएगा। इधर करंट फ्लो नहीं करेगा स्टडी स्टेट में, और ये हमारा कितना है 2.5 वोल्ट। अगर आप देखो टोटल 4 हो जाएगा, और I इज इक्वल्स टू क्या होता है V बाई आर। V कितना है हमारा 2.5 और R कितना है 4, है ना, 2.54। और इसको ऐसे ही रहने देते हैं, अगर आपको और करना है तो ये कर देते हैं, 5 से काट देते हैं तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 8। तो करंट मेरा कितना है 5/8। 5/8 एम्पियर जो करंट है वो यहां से निकलेगा। अब 5/8 एम्पियर करंट यहां से निकलेगा, तो हमें देखना है कि भाई इधर कितना करंट जाएगा और इधर कितना। सारा करंट वैसे बेसिकली इधर से ही जा रहा है, तो इसका मतलब है कि यहां से 5/8 करंट इधर से आ रहा है। तो इसके बीच का पोटेंशियल, मैं इन दो बीच का पोटेंशियल निकाल सकता हूं, ए और बी का। कैसे निकालूंगा, V इज इक्वल्स टू आई आर, V इज इक्वल्स टू आई आर। आई कितना आया 5/8 और R मेरा कितना है, R मेरा कितना है, R मेरा है वहां का 3, तो ये आ जाएगा 25/8 वोल्ट। इसका मतलब इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल कितना है 25/8 वोल्ट, और है ना 20। और यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसका कुछ भी पोटेंशियल नहीं होगा, तो सारा पोटेंशियल इसके पास आएगा, है ना। तो Q इक्वल्स टू क्या लगा देंगे CV। Q C कितना है 5 माइक्रो में आंसर है, माइक्रो रहने देते हैं। तो 25/8 इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 25 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 को 8 से नहीं सॉरी ये 15 आएगा, तो यहाँ पे ये 15 आएगा और ये आ जाएगा 75/8 माइक्रो फेरेड। मतलब हमारा आंसर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपने ऐसा लोडा सॉल्व करी है तो वहां पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, है ना। थर्ड, an electron of hydrogen like atom energy equals to minus 0.04 E naught, where E naught is the energy of ground state। एनर्जी हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट पे सबको पता है कितनी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पर अब जो हमें इसकी एनर्जी मिली है वो इस एनर्जी के कितना है 0.4 टाइम, है ना। तो मैं ये बोल सकता हूं कि भाई En इज इक्वल्स टू -13.6, हाइड्रोजन के लिए नीचे n स्क्वायर लगा देंगे, ये मेरा बराबर हो जाएगा, ये मेरा बराबर हो जाएगा 13.6 इंटू कितनी टाइम थी 0.04, और क्योंकि ये वैल्यू माइनस की थी तो माइनस से माइनस कट कर देंगे, 13 से 13 कट जाएगा, इसको ऊपर भेजेंगे तो n स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1 में 0.04, इसको ऊपर भेजेंगे 100 बन जाएगा, ये आ जाएगा 25, मतलब n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। n की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। अब ये बोल रहा है कि भाई इस टर्म की वैल्यू क्या होगी जिसमें L हमारा एंगुलर मोमेंटम है, तो 2πLh की वैल्यू से पूछ ली। अब देखो अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो एंगुलर मोमेंटम बोर क्वांटाइजेशन से क्या हो जाता है NH अपॉन में 2π, तो मैं यहाँ डालूंगा NH अपॉन में 2π। आप देखो S से H कट गया, S से H कट गया, हमारा जो इसकी वैल्यू 5 थी और ये हमारा n के बराबर ही आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा आंसर कितना आ जाएगा 5, है ना। कंसेप्ट आप स्टेप बाय स्टेप देखते चले जाओ और स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्व करते चले जाओ, बहुत आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। ड्यूरिंग SHM काइनेटिक एनर्जी ऑफ SHM वेरी विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 176, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM ऑफ द पार्टिकल, है ना। अगर आप यहां पर देखो तो अगर पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी n है मतलब पार्टिकल ऊपर गया नीचे गया नीचे गया, ऐसा एक हुआ, ऐसे करके वो 1 सेकेंड में n टाइम कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी ऊपर जाएगी नीचे आएगी, यहाँ पे मैक्सिमम होगी, नहीं सॉरी यहाँ पे 0 होगी, यहाँ पे मैक्सिमम होगी,
फिर यहाँ पे 0 होगी, यहाँ पे मैक्सिमम होगी। मतलब एक एसएचएम में काइनेटिक एनर्जी 2 करती है ना। तो अगर एसएचएम n फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी फ्रीक्वेंसी शो कर देगी? 2n। इसका मतलब एसएचएम कितना होना चाहिए? n/2। मतलब जो भी काइनेटिक एनर्जी का हाफ ही होना चाहिए ना। तो काइनेटिक एनर्जी का हाफ करेंगे तो 176 का हाफ करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा 88 हर्ट्ज, है ना। ये तो नीट का क्वेश्चन था, है ना, नीट में आया हुआ था। और इन्होंने क्या करा, इस बार बस क्या करा, वहां पर वैल्यू डाल दी। पोजीशन x ऑफ द पार्टिकल ऑफ 2 kg वेरी विद द फंक्शन, ये हमें दे दिया है। वर्क डन हमें निकालना है t1 से t2 तक, और मास हमें गिवन है। तो सिंपल सी बात है, वेलोसिटी निकालते हैं, एक्सेलरेशन निकालते हैं, वहां से फोर्स आएगा और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कर देंगे। तो वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी के लिए डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो कितना आ जाएगा 2t+1। एक्सेलरेशन निकालेंगे, कितना आ जाएगा 2, मतलब फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स 2 2 जा फोर्स 4 न्यूटन आ गया। अगर फोर्स 4 न्यूटन आ गया तो F इंटू एक्स ही तो कर सकते हैं हम, है ना, F इंटू एक्स कर सकते हैं। F कितना है 4, और डिस्प्लेसमेंट हमें निकालनी है 2 2 3। तो एक बार देखेंगे 2 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट क्या थी, तो यहाँ पे 2 डालेंगे तो ये हो जाएगा 2² + 2 + 1, है ना, और -3² + 3 + 1, ये हो जाएगा 4 6 7 -9 9, और 3 कितना हो जाएगा 12, और एक आ जाएगा 13। मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट कितने हैं 5 मीटर, 5 4 जा 20 जूल। 20 जूल तो हमें दिखाई यहाँ पे नहीं दे रहा है। 2 2 जा 4 6 7 3 3 जा 9 12 और 13 माइनस यहाँ पे आएगा 6, और 6 4 जा 24 जूल। तो हमारा आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन। आगे चलते हैं। अब देखो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा है फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ O एट द गिवन टाइम। अगर आप यहाँ पे देखो तो दो है, एक तो लाइन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा और एक सर्कल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, है ना। अगर आप देखो तो लाइन की वजह से अगर मैं लेफ्ट हैंड थंब रूल लगाऊं अंदर की तरफ होगा, और सर्कल की वजह से कहां होगा, बाहर की तरफ। मतलब दोनों में आना चाहिए माइनस, और एक ही साइन माइनस का है, तो इसका आंसर आ जाना चाहिए मेरा थर्ड ऑप्शन। मेरे को सॉल्व करने की जरूरत भी इसमें नहीं है, क्योंकि आप देखो लाइन की वजह से अंदर की तरफ और इसकी वजह से बाहर की तरफ, मतलब एक प्लस होगा एक माइनस होगा, और आप देखो कि माइनस साइन इसी के अंदर आ रहा है, तो आप इसको बहुत इजी से, मतलब आप ऐसा सोच सकते हो कि ये लास्ट ईयर के नीट के पेपर से भी बहुत ज्यादा इजी पेपर था, अकॉर्डिंग अगर मैं सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स की बात करूं तो। आगे चलते, और आसान क्वेश्चन सिग्निफिकेंट फिगर का है। एक्स और वाई को जब हमने क्या करा है, प्लस करा है। जब हम एक्स वाई को प्लस करेंगे, मतलब मैंने क्या प्लस करा है, 23.1 को 37.3 से, ये आ जाएगा, ये बन जाएगा 60.31। ये हमारा आंसर है। अब जब हम दो नंबर को प्लस करते हैं तो हम मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस देखते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस कितनी है, एक, यहाँ पे कितनी है, दो। तो हम मिनिमम नंबर पे जाएंगे तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन बहुत प्यार से सॉल्व हो जाएगा। मतलब अगर आप 11th क्लास में आते हैं और आप तुरंत ही आप इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर देंगे। ये क्वेश्चन है, इन YDSC इफ डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन इंक्रीज फ्रिंज विथ ऑल्सो इंक्रीज। तो भाई फ्रिंज विथ का फॉर्मूला क्या है हमारा, बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा d/d। अगर स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज होगा, मतलब कैपिटल D इंक्रीज होगा, तो बीटा इंक्रीज करेगा। मतलब भाई ये वाली बात तो सही है। दूसरा, इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज इंक्रीज फ्रिंज विथ ऑल्सो इंक्रीज। अगर आप देखो तो भाई बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है, मतलब ये वाली बात भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो गई हमारी, करेक्ट हो गई, है ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, अगर आपको बीटा का फॉर्मूला आता है तो ये बहुत आसान है। यहां चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, क्योंकि इसमें एक इक्वेशन बनेगी और क्या पता क्वाड्रेटिक बन जाए।
फॉर द गिवन रेजिस्टिव नेटवर्क द नेक्स्ट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी, नेट रेजिस्टेंस मेरे को कितना दे दिया x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर आपके पास मैथ है तो बहुत प्यार से आप सॉल्व कर दोगे। इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 2R प्लस x, ये दोनों पैरेलल में है तो हम इसको पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो मैं बोलूंगा 2R प्लस x प्लस 1/r, और इनका इक्विवेलेंट कितना दे दिया मेरे को x। मेरे को x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अब मैं इसके लिए सॉल्व करूंगा, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, या तो इसको क्रॉस कर देता हूँ या इनको सॉल्व करता हूँ। तो मैं इन दोनों का एलसीएम ले लूंगा, तो मैं इसको कर दूंगा 2R प्लस x इंटू r, और क्रॉस कर दूंगा प्लस 2R प्लस x अपॉन में 1/x। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो r प्लस r कितना हो जाएगा, r प्लस r हमारा हो जाएगा 3R, है ना। ये 3R इंटू x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको क्रॉस करेंगे तो ये इसके साथ हो जाएगा 2R स्क्वायर और प्लस कितना आ जाएगा XR। अब x इस तरफ है तो मैं इसको इस तरफ भेज दूंगा, तो x स्क्वायर ये इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा प्लस 2RX और ये हो जाएगा माइनस 2R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी बन चुकी है, तो भाई इसको हम सॉल्व करेंगे, है ना। इसको सॉल्व करते हैं तो हम फॉर्मूला लगाते हैं माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन में 2A। माइनस बी हमारा कितना है 2R प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 4R स्क्वायर माइनस 4AC, तो 4A कितना है 1 और C कितना है 2R स्क्वायर, वो भी माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 8 प्लस 2 12R स्क्वायर प्लस माइनस 2R। इसमें से अगर हम देखें तो माइनस 2R प्लस माइनस, और यहां से मैं कितना कॉमन ले सकता हूं 2R मैं यहां से कॉमन ले सकता हूं, और अंडर रूट में क्या बचेगा मेरा 3 बच जाएगा, है ना। यहां से अगर मैं 2R कॉमन उठा लूं, अगर मैं यहां से 2R कॉमन उठा लूं तो ये आएगा -1 प्लस माइनस √3, है ना। और हमारा ये 2 नीचे था तो 2 नीचे 2 नीचे 2 नीचे 2 नीचे, तो 2 से 2 कट जाएगा। और अगर आप सही देखो तो यहाँ पर हमारा आएगा R, अगर मैं इसको प्लस वाला ले लूं तो √3 प्लस 1 √3 माइनस 1 बन जाएगा, और एक में दोनों माइनस बनेगा, तो दोनों माइनस तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है, पर एक माइनस वाला ऑप्शन है, तो हम किस में लगा देंगे 4th को टिक कर देंगे। ये बेसिकली क्वाड्रेटिक का एक क्वेश्चन था, और इसमें बेसिकली आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही सॉल्व करनी थी। वो जानना चाह रहा था कि आपको सीरीज पैरेलल का कंसेप्ट पता है, तो हाँ अगर आपको पता है तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के इसको सॉल्व कर सकते थे। सो नेक्स्ट पे आते हैं, हमें वर्क डन बाय आइसोबारिक प्रोसेस कितना दे रखा है 100 जूल, गामा की वैल्यू हमें गिवन है, और गामा की वैल्यू हमें गिवन है 1.4, और मेरे को क्या निकालना है हीट गिवन आउट द गैस। अगर आप जानो तो डेल्टा क्यू किसके बराबर होगा डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, है ना, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। और अगर आप जानो तो डेल्टा यू को मैं लिख सकता हूं डिग्री ऑफ फ्रीडम डिवाइड बाय 2 nRT, डिग्री ऑफ फ्रीडम डिवाइड बाय 2 nRT। और आइसोबारिक प्रोसेस के लिए वर्क डन होता है P डेल्टा PV, और PV किसके बराबर होता है nRT के, है ना। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, मैं इसको लिख डिग्री ऑफ फ्रीडम F/2 nRT प्लस nRT, यहां से nRT कॉमन उठा लूंगा मैं, तो ये आ जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम डिवाइड बाय 2 प्लस 1 इज इक्वल टू डेल्टा क्यू, है ना। अगर आप देखो, अगर स्पेसिफिक हीट मेरे को कितनी दे रखी है 1.4 किसके लिए होता है डाई एटॉमिक के लिए,
डाई एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है 5, तो हम यहाँ पे 5 डालेंगे, तो 5/2 कितना हो जाएगा 2.5, और 1 कितना आ जाएगा 3.5, और nRT जो कि वर्क डन था मेरा कितना दे रखा है 100 जूल, तो ये आ जाएगा 350 जूल। 350 जूल। अब 350 जूल मेरे को क्या मिल गया, डेल्टा क्यू। सो सेकेंड ऑप्शन 350 जूल हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। दो कार पैरेलल मूव कर रही है विद वेलोसिटी, इनिशियल सेपरेशन 10 मीटर का है, फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू कार बी, है ना। तो हमें कार एंगुलर मोमेंटम निकालना है कार ए का विद रिस्पेक्ट टू कार बी। अब हमें निकालना है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr, है ना, mvr। बात समझ आई। तो हमें किसका निकालना है, a का विद रिस्पेक्ट टू b। तो हम मास लेंगे a का, वेलोसिटी का रिस्पेक्ट निकालेंगे। तो 36 का मतलब सिंपली आपको पता होगा 18 होना चाहिए, है ना। सॉरी, 36 को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 10, तो ये सिंपली कितना आ जाएगा 20। तो हम क्या करेंगे 10 - 20 इंटू 10 कर देंगे, है ना। तो ये आ जाएगा 10, और ये 10 हो जाएगा 100, और इंटू m, तो ये आ जाएगा 100 m, मीनिंग ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बहुत सिंपल था, बस मैंने क्या करा, मास और रेडियस को तो सेम रखा, वेलोसिटी का रिस्पेक्ट निकाल दिया, है ना। तो फर्स्ट में से सेकंड माइनस कर दिया है, सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दो, वेलोसिटी का नेगेटिव आएगी, कोई बात नहीं, वैल्यू में नेगेटिव तो है नहीं, आप उसको टिक कर सकते हो। एलसी सर्किट दिया है, द चार्ज ऑन कैपेसिटर इज t = 0, फाइंड द टाइम वेयर द बिकम 25% ऑफ इनिशियल वैल्यू। हमें बोला है कि किस टाइम पर जो चार्ज होगा कैपेसिटर के ऊपर वो अपनी इनिशियल वैल्यू के कितना चला जाएगा, 25 टाइम चला जाएगा। अब आप जानते हो कि Q इज इक्वल्स टू क्या होता है कैपेसिटर के लिए, Q0 cos ओमेगा t, है ना। जो कैपेसिटर होता है वो करंट से π/2 पीछे रहता है, तो उसका चार्ज भी π/2 पीछे रहेगा, और फिर हमारी इक्वेशन ये बन जाएगी। अब Q को कितना 25 टाइम बोल दिया है, मतलब मैं क्या बोल दूंगा Q/4 25 टाइम, Q0 इधर Q0 आ जाएगा और cos ओमेगा t आ जाएगा, Q0 से Q0 कट जाएगा। हमें क्या निकालना है, यहाँ पर टाइम निकालना है, और टाइम निकालने के लिए कितना आ जाएगा, cos इनवर्स 1/4 इज इक्वल्स टू ओमेगा टी cos इनवर्स 1/4 हमें फर्स्ट ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। ओमेगा को क्या डाल देंगे, √LCT, और इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 1/4, LC ऊपर चला जाएगा, टाइम आ जाएगा √LC cos इनवर्स 1/4। हम इस वाले फॉर्मूले को ठीक कर देंगे। आगे चलते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। A boat cross a river 20 meter wide, minimum possible time if the velocity is 5 meter per second and the velocity of river is 5 meter second, or velocity of boat is time taken to cross the river and time displacement of the boat। अगर आप ऐसा देखो, रिवर है और दोनों के रिवर का कितना है 200 मीटर है, आप चाह रहे हो कि मिनिमम पॉसिबल टाइम हो। मिनिमम पॉसिबल टाइम का मतलब है कि भाई आदमी एकदम सीधा जाए, आदमी एकदम सीधा जाए, आदमी की वेलोसिटी 10 और उसको जाना कितना है 200। तो मिनिमम पॉसिबल टाइम के लिए जो जो टाइम होगा वो होना चाहिए कितना, हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन में वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट इस रिवर की जो वो है 200, वेलोसिटी कितनी है 10, ये कट जाएगा और कितना आ जाएगा 20 सेकेंड। तो हमारा 20 सेकेंड में 3 ऑप्शन है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। अब हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोट। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोट कुछ इस तरीके से जाएगी,
है ना। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोट इस तरीके से जाएगी। अगर आप देखो तो आप रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाल सकते हो, है ना, और फिर हम टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी होगी, हमें ये दे दिया वी वाई, और इस तरफ वी एक्स रिवर की जा रही होगी, इनका रिजल्टेंट कितना आएगा, अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, मतलब 100 इंटू 5 का 25, कितना आ जाएगा, रूट में 125, मतलब 25 रूट, सॉरी इट विल बी 5 रूट 5। तो जो मेरी वेलोसिटी रिजल्टेंट आई है वो कितनी आई है, 5 रूट 5 इज रॉन्ग। अब इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 100 रूट 5, और ये मेरा क्या आ जाएगा, आंसर, है ना। एक क्वेश्चन और करते हैं, ये मेरे पास लास्ट क्वेश्चन है जो मेरे को मिला है, और ये क्वेश्चन काफी आप हार्ड बोल सकते हो, पर अगर आप इसको कंसेप्ट को लगाओगे तो बहुत इजी है। हमें यहाँ पे निकालना है कि किस m एक्सेलरेशन से, है ना, व्हेन सिस्टम इज रेस फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ m। m तो सिंपल सी बात है कि भाई अगर ये भारी है और ये a एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा तो भाई ये a एक्सेलरेशन से ऊपर जाना चाहिए, तो हमें सिस्टम की ही एक्सेलरेशन यहाँ पर निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेट टॉर्क क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। तो अगर आप नेट टॉर्क यहाँ पे जीरो करो तो भाई इसकी वजह से और इनकी वजह से, क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो जो नेट फोर्स लग रहा होगा वो लग रहा होगा m माइनस एम जी। और अगर मैं बोलूं कि मेरा रिंग का रेडियस r है तो ऊपर की तरफ एक नेट टॉर्क लग रहा होगा r डिस्टेंस पे, मैं इसको r से मल्टीप्लाई, मैंने मतलब क्या करा है, फोर्स इंटू r इज डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू पूरे सिस्टम का इनर्शिया इंटू अल्फा, है ना। अल्फा को मैं क्या लिख दूंगा, है ना, हमें पता है कि a इज इक्वल्स टू आर अल्फा होता है, तो मैं अल्फा को क्या लिख दूंगा, a बाई आर। तो इनर्शिया पूरे सिस्टम का क्या क्या होगा, तो क्या क्या मूव कर रहा है, तो सबसे पहले हमारे पास रिंग है, रिंग का इनर्शिया क्या होगा हमारा, m आर स्क्वायर। उसके बाद ये दोनों मास हैं, तो इन दोनों मास का इनर्शिया लेना पड़ेगा, मैं यहां पर इन दोनों मास के फोर्स को मान लेता हूं, तो ये मेरा हो जाएगा स्मॉल m आर स्क्वायर और कैपिटल M आर स्क्वायर, ये भी क्या है मेरा कैपिटल M ही है। इसके बाद दो रॉड है, और रॉड का जो इनर्शिया होता है डायमीटर से वो होता है m आर स्क्वायर बाई 3, क्योंकि दो रोड है तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये आ जाएगा 2/3 m आर स्क्वायर, और अल्फा को क्या लिख दूंगा मैं, a बाई आर, अल्फा को मैं क्या लिख दूंगा, a बाई आर इज इक्वल्स टू मेरा हो जाएगा कैपिटल M माइनस स्मॉल m g इंटू आर। अब मैं यहां से a की वैल्यू निकाल लूंगा, तो अगर आप देखो, है ना, तो ये वाला r नीचे आएगा, तो एक r से मैं इनके सारे r काट दूंगा, और एक r से ये सारे r क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, है ना। अगर आप यहाँ पर देखो तो मेरे पास दो छोटे m है और दो बड़े m है, तो ये मेरा हो जाएगा 2m, ये m, और ये इसको अगर मैं 3 और 3 कर दूं तो ये हो जाएगा 5m बाई 3 एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू m माइनस कैपिटल M माइनस स्मॉल m इंटू जी। ये मेरी इक्वेशन आ जाएगी, है ना। मेरे को एक्सेलरेशन निकालना है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, 5 है। अगर आप ऑप्शन देखो तो 3 भी है, मतलब अगर मैं इधर 6 कर दूं तो इधर भी 3 आ जाएगा, 3 मैं कॉमन उठा सकता हूँ, 3 कॉमन उठा के ऊपर भेज दूंगा, तो 3 कैपिटल M स्मॉल m इंटू जी डिवाइड में 6m प्लस 5 स्मॉल m इज इक्वल टू ए, कुछ ऐसा सा मेरे को दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो ये ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट। यही कुछ क्वेश्चन थे जो मेरे को मिले शिफ्ट 2 में, जो 21 जैन को पेपर हुआ, है ना। तो अगर आप इन पेपर को, इस वाले पेपर के सेट को देखो तो 19 क्वेश्चन में से मान के चलना कि 14 क्वेश्चन ऐसे थे जो सिंपली फॉर्मूला बेस्ड थे,
मतलब अगर आपने थोड़ा बहुत फॉर्मूला सारे फॉर्मूले पढ़ रखे हैं तो आप थोड़ी सी देर बैठ के उसको सॉल्व कर सकते हो। 3-4 क्वेश्चन जस्ट लाइक कि ये वाला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन अगर आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करते तो आप उसको एग्जाम में नहीं कर पाओगे और इन्हीं क्वेश्चन की वजह से आपको हार्ड लगेगा। तो अगर आपने पूरे साल नहीं पढ़ा है बस, तो आप क्या करिए कि आप 2022, 23, 24 के और 25 के जो जेईई के क्वेश्चन हैं बैठे और उस सारे क्वेश्चन को क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। अगर आप चाहते हो कि आपका अगले दिन या उसके बाद पेपर है तो आप उसको बहुत बढ़िया तरीके से अगर करना चाहते हो तो वही क्वेश्चन और वही कंसेप्ट हमारे क्या होने वाले हैं, रिपीट होने वाले हैं। और अगर आपने जेईई की तैयारी नहीं करी है तो भी आप कम से कम भी 25 में से 15 क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन की वापस प्रैक्टिस करनी है जितनी आप कर सकते हो। और 11th और 12th के अगर आपको कहीं से भी नेट से फॉर्मूला बुक मिल जाए तो आप क्या करिए, एक बार फॉर्मूला बुक सारी पढ़ लीजिए कि कहाँ पे कौन कौन सा फॉर्मूला है। फिजिक्स के लिए बहुत सफिशिएंट है अगर 15 to 70 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।